अच्छा ये बताइए, वो एक तो 2-3 मसाइल जो थे, जो कि अटके हुए थे, जो डिसाइड नहीं हो रहे थे। एक तो आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। उधर अमेरिका ने उनकी नाकाबंदी जो मज़ीद टाइट कर दी, ईरान ने फिर उसे बंद कर दिया। दूसरा मसला था यूरेनियम इनरिचमेंट का। अब वो कह रहा है कि जी आप 20% भी नहीं इनरिच कर सकते, आप 3.67% भी नहीं कर सकते, 3% भी नहीं कर सकते, आप 0% जो है उस पर चले जाएँ। तो 0% तो ये तो ईरान का हक है कि वो कम से कम 20% तो कर ही सकता है, या 3.6 का तो वैसे भी वो ज़हनी तौर पर और वैसे भी तैयार बैठा हुआ था। तो ये जो इतना मुतालबा बढ़ा देते हैं, आपके ख्याल में इसमें क्या बात तय हुई होगी फिर? अच्छा देखिए, मीडिएटर्स का किरदार क्या होता है इस सिचुएशन में? मीडिएटर्स का किरदार ये होता है कि दोनों पार्टीज़ को कुछ लो और कुछ दो की सिचुएशन पे लाके उनका एग्रीमेंट करवाना। हुँ, यूरेनियम की आपने बात की, मैं थोड़ा-सा आपको पास्ट रिजीम का जो है उसका रेफ़रेंस देना चाहूँगी। हमने देखा था कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब, उनके जो एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग यूरेनियम के ऊपर मुज़ाकरात या 0% या 3% के ऊपर मुज़ाकरात जो हैं वो उनके साथ मुमकिन थे और हो रहे थे। क्योंकि उनके नज़रिए के मुताबिक शायद न्यूक्लियर रखना भी दैट वाज़ समथिंग रिलेटेड टू लेजिटिमेसी एंड इललेजिटिमेसी। लेकिन जो नई रेजीम है, जो नए लीडर हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। वो दुनिया के साथ और दुनिया के तकाज़ों को समझ के चलने वाले, मैं ये नहीं कह रही कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब दुनिया के तकाज़ों को नहीं समझ रहे थे या समझ के नहीं चल रहे थे, उनका अपना बहुत मकाम था। हुँ। और आज भी वो ईरान के जितने अवाम है या इवन जो जितने भी ममालिक मुसलमान ममालिक हैं, उनके दिलों में वो अभी भी ज़िंदा और जावेद हैं। लेकिन थोड़ा-सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम यूरेनियम की बात करें, तो ईरान अपने जो फंडामेंटल राइट है, उससे बैक ऑफ नहीं होगा। और जो मीडिएटर है, मीडिएटर का रोल भी यही है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे दोनों पार्टीज़ को एग्री करवाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी तो यकीनन इसमें होगी, होनी भी चाहिए, तभी मामला तय होता है। पहले ये तासुर मिला था कि जब फ़ील्ड मार्शल पहुँचे ईरान और उन्होंने मुख़्तलिफ़ क़यादत से मुलाकात की, वो पासदारान इन्क़लाब भी गए, ख़ातमुल अंबिया के हेडक्वार्टर भी गए, सदर से भी उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से भी हुई, दीगर शख़्सियात से भी हुई। 3 दिन उनको लगे वहाँ पर। इसका मतलब ये समझ आती है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इख्तिलाफ़ मौजूद था, जिसको तय करने के लिए 3 दिन लग गए। अब भी तासुर ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी मुज़ाकराती टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है यहाँ पर हो रहा है। आपको लगता है अभी भी कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ़ मौजूद होगा, या बैक एंड पर कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं, बस सिर्फ़ अब साइन होने बाकी हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो इसके अंदर जो हिकअप है वो ये है कि इस बात की गारंटी कौन उठाएगा कि आज के बाद जो है वो अमेरिका या इज़राइल की तरफ से जंग नहीं छेड़ी जाएगी। अनफॉर्च्युनेटली डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू का जो एक कैरेक्टर और पर्सनैलिटी है वो इस किस्म की निकल के हमारे सामने आई है कि उनकी गारंटी उठाने के लिए दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक़्त तैयार नहीं है। अगर मैं यूएन की भी बात करूँ, तो यूएन भी एज़ अ गारंटर सामने नहीं आएगा, बिकॉज़ माज़रत के साथ, लेकिन यूएन का इस वक़्त जो रोल है, पिछले कुछ अरसे से वो डेड बॉडी ऑफ रेज़ोल्यूशंस वाला रोल निकल के सामने आया है। तो जो रिज़र्वेशंस ईरान की सबसे पहले सामने आ सकती हैं, इनफैक्ट आई भी होंगी, वो तो मुआहिदा जब हमारे सामने आएगा और जब हमें मज़ीद उसकी शिकों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो हम उसके ऊपर ओपनली कमेंट कर सकेंगे। लेकिन इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईरान को गारंटी चाहिए, प्लस जो आपके इकोनॉमिक रिजर्व्स अमेरिका के पास रखे हुए हैं, ईरान उनकी वापसी का भी तकाज़ा कर रहा है, उनकी वापसी का भी जो है वो इट्स अ डिमांड। थिर्डली कि ईरान का जितना नुकसान हुआ है, हम देखते हैं कि ईरान बहुत अरसे से सैंक्शंस के अंडर है और ईरान की वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकी कि जो दुनिया के बाकी ममालिक की थी। और ईरान की अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी। तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर डेफ़िनेटली ईरान जो है वो अपने नुकसान को भरवाना चाहेगा, अपने नुकसान को जो है वो उसको पूरा करवाना चाहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर, ये गारंटी कि आज के बाद ये मिसएडवेंचर या मिसकैलकुलेशन नहीं की जाएगी, और सेकेंडली द सेकंड पॉइंट इज़ यूरेनियम। हुँ। आबनाए हुर्मुज़ की अगर बात करें, तो आबनाए हुर्मुज़ जो है वो दैट इज़ अगेन दैट कुड बी अ पॉइंट। हम स्वेज़ लेक की बात करें या पनामा लेक की बात करें, तो कुछ अरसे के लिए हमने देखा था कि वहाँ पे भी एक टोल टैक्स जो है उसको नाफ़िज़ कर दिया गया था। और अगर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर भी एक टोल टैक्स नाफ़िज़ कर दिया जाता है, लेट्स से फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, तो दैट
कुड बी एन अदर पॉसिबल वे कि जहाँ पे ईरान को थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी जा सकती और है। ये चीज़ अमेरिका और खलीजी ममालिक को एक्सेप्टेबल होगी, टोल अदा करना? दैट कुड बी अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड दैट कुड बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, लेकिन अगर हम ये देखें कि प्रेसिडेंट मौजूद है या नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है। मैंने अभी 2 लीक्स का ज़िक्र किया है कि हुँ। जहाँ पे ये एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी हमने देखा है। आपने बात की खलीजी ममालिक की, तो खलीजी ममालिक का भी कम नुकसान नहीं हुआ। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनकी इकोनॉमी का, उनके टूरिज़्म का जो है, क्योंकि वो स्टेट्स जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ समझी जाती थी और टूरिस्ट वहाँ पे जाते थे, लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफेस्ट समझते होते थे। आज आप ये देखिए कि उनका जो इकोनॉमी जिस तरीके से डाउन गई है ड्यू टू द रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान, तो उनका भी एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो शेकन अप हो चुका है। लेकिन अगेन जिस तरीके से मैंने बात की कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे माहिदा जो है वो तय पाएगा, और मैं ये नहीं कहती कि ईरान ये टेबल के ऊपर रखेगा एक ऑप्शन के फॉरएवर आप जो है वो आप नए हुमस पे टोल टैक्स दें, लेकिन मे इट मे बी 6 मंथ्स, इट मे बी 1 ईयर, कि जहाँ पे ईरान को दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उस लाइन पे आने के लिए थोड़ा सा अपने लिए भी जो है वो पुल बनाने पड़ेंगे और बंद बंद बांधने पड़ेंगे।